अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाने के बाद आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो एवरीवन, मैं सर आपका दोस्त वापस से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोटर के बारे में। यार जानेंगे मार्केट्स में कितने टाइप्स ऑफ मोटर है और हम लोग कौन सा मोटर किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, साथ ही साथ उसकी कंस्ट्रक्शन और बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। और जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मोटर्स के बारे में। मैंने इस मोटर की सारी बातें की थी कि मोटर क्या है, कैसे काम करता है, सारी बातें की थी। आप नहीं देखा तो अपने जाके देख ले, मैं लिंक यहाँ दे दूंगा। और इस वीडियो को पूरा देखने यार मैंने बहुत कुछ बताया, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही कम टाइम में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो ये डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो बता सकता हूं एन इलेक्ट्रिक मोटर एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और ये किसी से कन्वर्ट करेगा, इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है, ये सारी बातें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। और आपको याद होगा यार मैंने बताया था कि इस मोटर में दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। जो स्टेटर होता है वो स्टैटिक पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, और जो रोटर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। और रोटर्स के ऊपर हम लोग कंडक्टर लगा देते हैं। इस कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट करिंग कंडक्टर है, तो इसमें फोर्स लगेगा, ट्विस्टिंग फोर्स लगेगा। इस ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा और इसका रोटेशन होगा, ये रोटेट करेगा। और इस केस में जो इसका रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो ये सारी बातें मैं एकदम डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में कर रखा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली टाइप्स के बारे में। हम लोग देखेंगे मार्केट्स में कितने टाइप्स ऑफ मोटर अवेलेबल है और हम लोग कौन सा मोटर किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था यार आपको कि आप चाहो तो मोटर को बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, जितना चाहो उतना क्लासिफाई कर सकते हो, और आप बहुत सारा मोटर इस लिस्ट में ऐड भी कर सकते हो। पर मैंने कोशिश किया बहुत जनरलाइज्ड वे में, एकदम ईजी तरीके से किया है ताकि इतने को आप पढ़ के बाकी सारे मोटर्स का आइडिया आप ले सकते हो। तो यार हम लोग जानते हैं कि हम अपने जो घरों में जो जनरली जो पावर सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं वो दो तरीके का होता है। एक तो एसी पावर सप्लाई होता है और दूसरा डीसी पावर सप्लाई होता है। एसी पावर सप्लाई वही जो सब स्टेशन से हमारे घरों में आता है वायर्स के थ्रू, और हम लोग फैन और लाइट, ट्यूबलाइट वगैरह में यूज़ करते हैं। और डीसी पावर सप्लाई जो जनरली हम लोग बैटरी वगैरह से हमें जो पावर सप्लाई मिलता है उसको हम लोग डीसी पावर सप्लाई बोलते हैं। या तो और एक मेथड होता है, हम लोग एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर के थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं और वो पावर सप्लाई, रेक्टिफाइड पावर सप्लाई को भी हम लोग डीसी पावर सप्लाई बोलते हैं। तो उस पावर सप्लाई को भी हम लोग डीसी पावर सप्लाई बोलेंगे। तो देखिए जो पावर सप्लाई, जो मोटर एसी पावर सप्लाई में ऑपरेट होंगे, चलेंगे, उसको मैंने एसी कैटेगरी में रखा है। और जो मोटर डीसी पावर सप्लाई में ऑपरेट होंगे, चलेंगे, उसको मैंने डीसी मोटर में रखा है। और कुछ ऐसे भी मोटर्स होते हैं जो एसी और डीसी दोनों में ही ऑपरेट होते हैं और उसे हम लोग यूनिवर्सल मोटर बोलेंगे। और अगर इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दूँ तो आप अगर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं तो आप मिक्सर देखोगे, मिक्सर को अगर खोलोगे जो मोटर आपको दिखेगा उसे यूनिवर्सल मोटर हम लोग बोलेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने क्लासिफाई किया है। अब एक एक मॉडल को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डीसी मोटर से स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने डीसी मोटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, ब्रश डीसी मोटर और ब्रशलेस डीसी मोटर। और ये जो ब्रश डीसी मोटर है इसे हम लोग कन्वेंशनल डीसी मोटर भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना और बहुत सालों से हम इसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और ये ब्रशलेस डीसी मोटर को बहुत सालों बाद हम लोग ने डेवलप किया। और जैसे कि आप लोग नाम से ही प्रेडिक्ट कर पा रहे होंगे कि ब्रश डीसी मोटर में दो ब्रश होता है, कार्बन ब्रश होता है जो कम्यूटेटर से लगा हुआ होता है, और हम पावर सप्लाई भी इस कार्बन ब्रश से ही देते हैं। अब ब्रशलेस डीसी मोटर में ऐसा कोई भी ब्रश नहीं होता है। इसी वजह से इसका जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रश डीसी मोटर। इसका जो एफिशिएंसी है वो 85% टू 95% ये एफिशिएंट होता है। अब ब्रश डीसी मोटर 75 टू 80% एफिशिएंट होता है।
और ब्रशलेस डीसी मोटर बहुत हाई स्पीड मोटर होता है। इसी वजह से इसका जो एप्लीकेशन है, हम लोग ड्रोन वगैरह और स्मॉल मिनी रेसिंग कार या आप हेलीकॉप्टर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको हम लोग नॉर्मल पावर सप्लाई, नॉर्मल डीसी पावर सप्लाई देकर डायरेक्ट इसको हम लोग नहीं चला सकते। जैसे एग्जांपल में बताऊं, मेरे पास एक मोटर है, इसको मैं एक डीसी पावर सप्लाई डायरेक्ट देकर के इसको मैं चला सकता हूं। ये देखिए, ये बहुत आराम तरीके से चल रहा है। पर आप अगर सोचोगे, ये बीएलडीसी मोटर, इसे बीएलडीसी मोटर भी बोलते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट डीसी पावर सप्लाई देकर चला है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसे हमें चलाने के लिए हमें एक मिनी इन्वर्टर का ज़रूरत पड़ेगा, ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। और इसकी जो प्राइस भी है ना, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रश डीसी मोटर। मैं बोलूँगा अराउंड 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब ब्रश डीसी मोटर को आप देख पा रहे हैं कि मैंने बहुत एक से क्लासिफाई किया है सेपरेटली एक्साइटेड, सीरीज वुंड, शंट वुंड, परमानेंट मैग्नेट, कंपाउंड वुंड और सर्वो मोटर। अब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको परमानेंट मैग्नेट के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो आपको याद होगा परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। उसको हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। यार अब सवाल आता है हमें क्यों इंक्रीज करना है, क्यों डिक्रीज करना है, एकदम सही आता है। तो यार हमें इंक्रीज डिक्रीज इसलिए करना है, हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इस रोटर का, यानी कि हम लोग मोटर का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई मेथड है हमारे पास? हाँ है हमारे पास ऐसा मेथड। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है आप देख पा रहे यहाँ पे मेरे पास एक बार मैग्नेट मैंने बनाया है, और बार मैग्नेट हम लोग जानते हैं अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और अगर आप एक कॉइल में करंट को फ्लो करवाओगे तो वो भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उसका नेचर जो है एकदम बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा है। तो यही कंसेप्ट को यूज करके हमने इस बार परमानेंट मैग्नेट की जगह हमने फील्ड वाइंडिंग किया है। और फील्ड वाइंडिंग क्या, ये जो रोटर है वो सेम वैसा ही है, इसमें हम लोग कंडक्टर्स लगाए हैं, और इस रोटर में जो कंडक्टर्स लगाते हैं इसको हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस मोटर में 2 वाइंडिंग किए हैं, एक तो फील्ड वाइंडिंग है और एक आर्मेचर वाइंडिंग है। तो हम लोग जो पावर सप्लाई है इस दोनों वाइंडिंग को देते हैं, और ये मोटर काम करता है, चलता है पहले जैसा। तो इसमें फ़ायदा यह है कि अब हम इसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड करंट को चेंज करके, और मतलब आर्मेचर वोल्टेज को चेंज करके हम लोग इसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस टाइप मोटर को, इस तरीके के मोटर को हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर भी बोलते हैं। और अब बहुत आसान हो गया, बहुत चीज़ें बहुत आसान हो गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे जितने भी अब मोटर हो गए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सीरीज वुंड, शंट वुंड, परमानेंट मैग्नेट तो बता ही दिया था आपको, कंपाउंड वुंड, इन सब में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट को अलग कंसेप्ट आपको बताया था, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट यूज करते हैं। यानी कि 2 वाइंडिंग होता है, एक फील्ड वाइंडिंग होता है और आर्मेचर वाइंडिंग होता है, और इस सभी मोटर का स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब होगा क्या कि अगर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो मेरा वो सीरीज वोल्ट बन जाएगा, सीरीज मोटर बन जाएगा। और उसी वाइंडिंग को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वो शंट वुंड हो जाएगा। और अगर हम लोग मिक्स करके, मतलब अगर जैसे सीरीज को हम लोग ये फील्ड वाइंडिंग को और आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करके पैरेलल में और एक फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर दे तो वो हमारा कंपाउंड वुंड बन जाएगा। अब एक एक करके हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा फील्ड वाइंडिंग है इसको मैंने क्या किया है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दिया सीरीज में। और यहाँ पे मैंने इसका सर्किट डायग्राम बनाया है, और यहाँ पे आप इसका वोल्टेज करंट का रिलेशन भी देख सकते हैं। इसको नॉर्मली मैंने KVL लगा करके निकाला है। और फिर उसके बाद ये आपका शंट मोटर हो गया। शंट मोटर में आपका देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, और मैंने आर्मेचर वाइंडिंग को यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया है। और यहाँ पे आपका कंपाउंड वुंड मोटर आ गया। कंपाउंड वुंड मोटर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो, एक आर्मेचर वाइंडिंग को एक फील्ड वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्ट करके दूसरे फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा शॉर्ट शंट कनेक्शन। और एक कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग शंट कनेक्शन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक फील्ड वाइंडिंग के साथ, और फिर दूसरे फील्ड वाइंडिंग के साथ उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग शंट कनेक्शन। तो ये मेरा सारा मतलब डीसी मोटर था, एक डीसी मोटर बच गया। यहाँ पे
पे सर्वो मोटर। हाँ, ये जो सर्वो मोटर है ये स्पेशल टाइप का मोटर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको भी आप नॉर्मल डीसी पावर सप्लाई देके नहीं चला सकते हो। इसको चलाने के लिए भी नॉर्मल सिग्नल की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल पावर सप्लाई नॉर्मल सिग्नल से आप नहीं चला सकते हो। इसको हम लोग को PWM सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, पल्स विद मॉड्यूलेटर। तो ये क्या है, अगर इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊं, आप इसको जनरली हम लोग नॉर्मल आर्डिनो यूनो से हम लोग इसको दे सकते हैं, बहुत चीप होता है ये बोर्ड, और ये बोर्ड से दे सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन का अगर मैं बात करूं तो इसके एप्लीकेशन ज़्यादातर रोबोटिक्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको आप मतलब 30 डिग्री तक रोटेट करवा सकते हो, मतलब जितना डिग्री वाइज आप इसको रोटेट करवा सकते हो। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर मैं एक रोबोट बनाऊंगा और उसके आर्म्स लेग्स वगैरह में अगर ये मोटर यूज़ करता हूँ तो इसको आराम तरीके से उसके आर्म्स को मैं मतलब एंगल के वाइज उसको रोटेट मतलब मूव करवा सकता हूँ। और इसका जो एप्लीकेशन हम लोग सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में भी करते हैं, यानी कि मतलब अगर आप सोलर पैनल यूज़ कर रहे हो, सनलाइट के डायरेक्शन में आप सोलर पैनल है, और मतलब आप जैसे देखते हो थ्रू आउट दी डे जो सन का जो डायरेक्शन है वो मतलब लोकेशन चेंज हो रहा होता है, तो वो अब इस मोटर को हम लोग यूज़ करते हैं और उसको ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं कि वो मतलब सन की तरफ वो जो सोलर पैनल हमेशा फेस किए हुए रहता है, ताकि उसको ज़्यादा सनलाइट मिलता रहे। तो इसका जो एप्लीकेशन है ये इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा डीसी मोटर। तो चलिए हम लोग अभी एसी मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसी मोटर को मैंने 3 तरीके से क्लासीफाई किया है, इंडक्शन मोटर, साइक्रोनस मोटर और लीनियर मोटर। इंडक्शन मोटर को मैंने 2 तरीके से क्लासीफाई किया है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। और देखिए इंडक्शन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कुछ इंडक्शन का गेम होने वाला है। तो क्या है थोड़ा डिटेल पे हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर से स्टार्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे हर एक मोटर की तरह यहाँ भी एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। स्टेटर में वाइंडिंग क्या होता है जिसे हम लोग स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं, रोटर में कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं, और ये जो कंडक्टर्स है वो शॉर्ट होते हैं, यानी कि सर्किट कंप्लीट होता है। और इस स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, और ये 3 फेज सप्लाई की वजह से इस स्टेटर में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होता है उसका नेचर जो होता है वो रोटेटिंग होता है। तो उस रोटेटिंग नेचर की वजह से ये कंडक्टर में हमारा करंट इंड्यूस होता है। यहाँ पे हम लोग अलग से इस रोटर के कंडक्टर को सप्लाई नहीं देते हैं, यहाँ पे जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो इंड्यूस होता है। इसी वजह से इसका जो नाम है इंडक्शन मोटर है। तो होता क्या, 3 फेज सप्लाई हम लोग ने दिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ, और ये जो है कंडक्टर्स, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर को कट कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे हमारा फैराडेज लॉ अब आ गया कि मतलब जब भी हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंडक्टर को कट करेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, और हमने यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर दिया है। तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये घूमेगा। तो इस तरीके से ये 3 फेज इंडक्शन मोटर काम करता है। और मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करूँ तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी हम लोग कुछ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाते हैं, बाद बाकी इसका सारा प्रिंसिपल सेम है। तो पर यहाँ पे हमारा जो सप्लाई होता है वो सिंगल फेज होता है, और सिंगल फेज में पॉसिबल नहीं है कि हम जो सिंगल फेज सप्लाई है उसका जो नेचर होता है वो साइनोसाइडल होता है, पर वो रोटेटिंग नहीं होता है। तो रोटेटिंग होने के लिए हमें कम से कम 2 फेज सप्लाई चाहिए। तो हम लोग करते हैं ऐसा, हम लोग फेज स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग, और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग करते हैं। हमारा रोटर में तो कंडक्टर्स लगा ही हुआ होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग भी स्टेटर वाइंडिंग भी किया हुआ होता है। उसके साथ साथ और एक वाइंडिंग हम लोग करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक कैपेसिटर लगा के ऑक्सिलरी वाइंडिंग की है, जो फेज स्प्लिट कर देता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये रोटर में फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये रोटर, और ये घूमता है। तो इस तरीके से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काम करता है। तो यहाँ अगर मैं एप्लीकेशन की बात कर लूँ तो इस इंडक्शन मोटर को हम अपने घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वॉशिंग मशीन में, सीलिंग फैन में, ये सब जगह में हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत चीप वगैरह भी होता है, और ये 3 फेज पे काम करता है, तो बहुत अच्छे तरीके से लोड को हैंडल कर लेता है। साइक्रोनस मोटर का बात करूँ तो साइक्रोनस मोटर में भी सब कुछ सेम होता है, बस हमारा जो रोटर होता है इसमें हम लोग अलग से सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, और ये जो रोटर होता है वो साइक्रोनस स्पीड में घूमता है। और ये जो इंडक्शन मोटर होता है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइक्रोनस स्पीड में घूमता है, और उसका रोटर है वो साइक्रोनस स्पीड से हमेशा थोड़ा पीछे होता है। और लीनियर मोटर, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसका जो मोशन होता है वो लीनियर होता है, और जितना भी मोटर अभी तक आपने पढ़ा था सबका जो रोटेशन हो रहा था, वो सबका जो मूवमेंट हो रहा था वो रोटेशन हो रहा था।
मतलब मोशन जो हो रहा था सबका वो रोटेशनल मोशन हो रहा था, और इस मोटर में जो इसका जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा। और ये जो इसका जो एप्लीकेशन है ट्रेन वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब ट्रेन वगैरह में यूज़ होता है। इंडिया में तो ऐसा कोई ट्रेन मैंने शायद नहीं देखा है, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं है, पर जापान में ऐसा ट्रेन है। तो ये था पूरा मोटर का उम्मीद है कंसेप्ट। आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत कम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, और इस वीडियो को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो यार, और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और वीडियो कैसा लगा यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और पसंद आया तो यार लाइक तो ज़रूर दो, और बेस्ट पार्ट क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।